हर सदी में बहुत से नायक होते हैं, पर महानायक एक ही होता है। हमारी सदी का महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है। अमिताभ बच्चन हमारी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। उन्होंने अपने नायाब हुनर से सभी का मन मोह लिया है। यहाँ तक कि आज का हर नया अभिनेता उनकी तरह बनना चाहता है। ये हर वर्ग, हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा की तरह है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत परेशानियाँ देखी, पर कभी हार नहीं मानी, कभी अपने बढ़े हुए कदमों को पीछे नहीं लिया, और उनके इसी जज्बे ने उन्हें इस सदी का महानायक बना दिया। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारी सदी के इस महानायक के जीवन के बारे में शुरुआत से। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी की गंभीर बीमारी से मौत हो गई। उनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज और इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता के साथी कवि सुमित्रानंदन पंत ने इन्हें अमिताभ नाम दिया, और इसके अलावा इनसे एक छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम अजिताभ बच्चन है। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया। इसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम श्वेता बच्चन, तथा छोटा बेटा है उसका नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन तथा पोती का नाम आराध्या बच्चन है। दामाद का नाम है निखिल नंदा, और नव्या नवेली नंदा श्वेता बच्चन की बेटी हैं। अगस्त्य नंदा श्वेता बच्चन नंदा का बेटा है। जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, बीटल्स में फूट नहीं पड़ी थी। हॉकी अभी भी भारत का सबसे लोकप्रिय खेल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी तक विभाजित नहीं हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस को चलते अभी 1 साल भी नहीं बीता था, और इंसान ने अभी अभी चांद पर कदम रखा था। उन दिनों ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अभिनेताओं की तलाश में थे। एक दिन ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने कोई एक लंबे युवा व्यक्ति की तस्वीर लेकर आया। अब्बास ने कहा, मुझे इससे मिलवाइए। तीसरे दिन शाम के ठीक 6 बजे एक शख्स उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था, क्योंकि उसने चूड़ीदार पायजामा और नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस बातचीत का पूरा विवरण अपनी आत्मकथा आई एम नॉट एन आइलैंड में लिखा है। बैठिए, आपका नाम? अमिताभ। पढ़ाई? दिल्ली विश्वविद्यालय से BA। आपने पहले कभी फिल्मों में काम किया है? अभी तक कभी किसी ने मुझे अपनी फिल्म में नहीं लिया। क्या वजह हो सकती है? उन सब ने कहा कि मैं उनकी हीरोइनों के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा हूँ। हमारे साथ यह दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई हीरोइन है ही नहीं, और अगर होती भी तब भी मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ले लेता। क्या मुझे आप अपनी फिल्म में ले रहे हैं, और वो भी बिना किसी टेस्ट के? वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, फिर तुम्हारा रोल बताऊंगा। अगर तुम्हें ये पसंद आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकूंगा। इसके बाद अब्बास ने कहा कि पूरी फिल्म के लिए उसे सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे। वो थोड़ा झिझका, इसलिए अब्बास ने उससे पूछा, क्या तुम इससे ज़्यादा कमा रही हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे कलकत्ता की एक फर्म में 1,600 रुपये मिल रहे हैं। मैं वहाँ से इस्तीफ़ा देकर यहाँ आया हूँ। अब्बास आश्चर्यचकित रह गई और बोले, तुम कहना चाह रही हो कि इस फिल्म को पाने की उम्मीद में तुम अपनी 1,600 रुपये महीने की नौकरी छोड़कर यहाँ आए हो? अगर मैं तुम्हें ये रोल न दूँ तो? उस लंबे व्यक्ति ने कहा, जीवन में इस तरह के चांस तो लेने ही पड़ते हैं। अब्बास ने वो रोल उसको दे दिया और अपने सचिव अब्दुल रहमान को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। उन्होंने उस शख्स से इस बार उसका पूरा नाम और पता पूछा। कुछ रुक कर कहा, अमिताभ बच्चन, पुत्र डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। रुको, अब्बास चिल्लाए, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक दस्तखत नहीं हो सकते तब तक मुझे तुम्हारे पिता की इजाज़त नहीं मिल सकती। वो मेरे जानने वाले हैं और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड कमेटी में मेरे साथी हैं। तुम्हें 2 दिनों तक और इंतजार करना होगा। इस तरह ख्वाजा अहमद अब्बास ने कॉन्ट्रैक्ट की जगह डॉक्टर बच्चन के लिए एक टेलीग्राम डिक्टेट किया और पूछा, क्या आप अपने बेटे को अभिनेता बनाने के लिए राजी हैं? 2 दिन बाद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जवाब आया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। 7 हिंदुस्तानी फिल्म कुछ चली नहीं। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म आनंद में एक रोल दिया। इस फिल्म में पहली बार पूरे भारत की नज़र अमिताभ के अभिनय पर गई।
और उन्हें 1972 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। कुछ साल पहले अनुपम चोपड़ा की एक किताब आई थी 100 फिल्म्स टू सी बिफोर यू डाई। इस किताब में आनंद फिल्म को वो जगह मिली थी। इस फिल्म में क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन उन्हें झंझोड़ रहे हैं। राजेश खन्ना की जीवनी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं, उस सीन की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन परेशान थे कि वो कैसे शूट करेंगे। उन्हें अभी अभिनय का इतना अनुभव नहीं था। राजेश खन्ना हिस्ट्रियोनिक्स के बादशाह थे। वो अपने दोस्त महमूद के पास गए। महमूद ने बस एक लाइन कही, तुम बस ये सोचो कि राजेश खन्ना वाकई मर गए हैं, इसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सीन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद अमिताभ ने वो डायलॉग बोला था, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। और इसने अमिताभ को अचानक ही भारत के पहली पंक्ति के अभिनेताओं में शामिल कर दिया था। लेकिन व्यावसायिक सफलता के लिए अमिताभ को 16 और फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। ये सफलता उन्हें जाकर जंजीर फिल्म में मिली। उन्होंने उस जमाने में वो फिल्म की, तब रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला था। हाल ही में अमिताभ बच्चन की जीवनी अमिताभ बच्चन ए कैलेडोस्कोप लिखने वाले प्रदीप चंद्रा बताते हैं, अगर आपको 16 फिल्मों तक काम मिलता रहा, इसका मतलब कि आपने अपनी जगह ऑलरेडी बना रखी थी। अगर न बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद आपको कोई नहीं पूछता। कभी कभी क्या होता है कि समय भी आपका साथ देता है। जंजीर को देवानंद ने इस बात पर रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें कोई रोमांटिक एंगल या गाना नहीं था। उसे राजकुमार और यहाँ तक धर्मेंद्र ने भी रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ बच्चन की समझ में आया कि वो इस फिल्म के जरिए बाजी पलट देंगे और वो सही साबित हुए। जब अमिताभ फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कॉमेडियन महमूद ने उन्हें अपनी छत्रछाया में ले लिया। महमूद की जीवनी लिखने वाले हनीफ जावेरी ने अपनी किताब महमूद ए मैन ऑफ मैनी मूड में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया। बॉम्बे टू गोवा की रिलीज से पहले अमिताभ एक बहुत ही स्मार्ट शख्स को अपने साथ मुंबई लाए। महमूद कंपोज की गोली खाने के बाद थोड़े नशे में थे। उनके भाई अनवर ने उस शख्स का परिचय महमूद से करवाने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण महमूद की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और अमिताभ के साथ गए उस शख्स के हाथ में रख दिए। जब उनसे रुपये देने का कारण पूछा गया तो महमूद ने कहा कि वह शख्स अमिताभ से ज़्यादा स्मार्ट दिखता है और एक इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। ये पैसे उसे अपनी अगली फिल्म में लेने का साइनिंग अमाउंट है। जावेरी आगे लिखते हैं, अनवर को उस शख्स का महमूद से दोबारा परिचय करवाना पड़ा, यह कहकर कि वो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी हैं। ये सुनते ही महमूद ने राजीव गांधी को दिए वो पैसे वापस ले लिए और अमिताभ और राजीव ने जोर का ठहाका लगाया। बाद में अमिताभ बच्चन ने मशहूर पत्रकार रशीद किदवई से बात करते हुए स्वीकार किया कि महमूद की भविष्यवाणी सही निकली। राजीव सही में इंटरनेशनल स्टार बने, लेकिन राजनीति में, अभिनय में नहीं। बाद में फिल्म फेयर पत्रिका में फरहाना फारूक को दिए गए इंटरव्यू में अमिताभ ने महमूद को याद करते हुए कहा था, उस समय जब मुझे हर जगह नकारा जा रहा था तो महमूद ही वह शख्स थे जो हमेशा मेरे लिए बड़े सपने देखते थे। वो मुझे हमेशा डेंजर डायबोलिक कहकर पुकारते थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि इसका मतलब क्या था। एक बार महमूद ने राज कपूर के साथ काम करने के बाद उनसे फरमाइश की कि वो अपनी कोई निजी इस्तेमाल की हुई चीज़ मुझे दे दे। राज कपूर ने उन्हें हरे रंग का अपना आदि आस्तीन का स्वेटर दे दिया। वो महमूद के लिए उनकी सबसे प्रिय चीज़ हो गई। एक बार एक फिल्म में मेरे अभिनय से खुश होकर वो मेरे घर आए और राज कपूर का दिया वो स्वेटर मुझे भेंट कर दिया। वो स्वेटर आज भी मेरे पास है। जब 13 जनवरी 1968 को सोनिया गांधी राजीव गांधी से विवाह करने दिल्ली आई तो इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने घर या होटल में न ठहराकर हरिवंश राय बच्चन के घर ठहराया। सोनिया की जीवनी लिखने वाले राशिद किदवई बताते हैं, इंदिरा गांधी को भारतीय संस्कृति का बहुत ख्याल था। जब सोनिया गांधी वहां आई तो उनके पिता उनके साथ नहीं आए क्योंकि वो उस रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी से पहले लड़की का लड़के के घर में रहना मुनासिब नहीं समझा जाता, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पुराने मित्र हरिवंश राय बच्चन के यहाँ ठहराया। बाद में इस पूरे प्रकरण का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा, जैसे ही हमें इस बारे में पता चला कि डैड ने सारे घर की रंगाई पुताई करवाई, एक अतिरिक्त गीजर मंगवाया गया। सोनिया की फ्लाइट सुबह 3:30 बजे आने वाली थी। राजीव ने मुझसे कहा कि तुम रात में मेरे घर पर आकर सो जाना। हम लोग काफ़ी पहले आधी रात को ही हवाई अड्डे पहुंच गए। भोर फूटने से पहले ही सोनिया का विमान नीचे उतरा। राजीव बोले, घर चलने से पहले चलो, उन्हें दिल्ली घुमाते हैं। और हम लोग 3-4 घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी घुमाते रहे।
और करीब 9 बजे घर पहुंचे। बाद में पता चला कि राजीव ने ऐसा इसलिए किया था कि घर पर माँ और डैड को जल्दी उठने का कष्ट न दिया जाए। वहीं 13 वेलिंगटन क्रेसेंट में हमारे घर में ही राजीव और सोनिया की मेहंदी की रस्म हुई। ऊपर से नीचे तक फूलों के गहनों में सजी और घाघरा पहने सोनिया बहुत सुंदर लग रही थी। फिर फरवरी में एक सादे समारोह में एक सफदरजंग रोड पर सोनिया और राजीव की शादी हुई और सोनिया हमारे घर से ही विदा होकर गई। 4 साल बाद 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की भी शादी मुंबई में हुई। एक और अमिताभ को फिल्मों में पहले पहले लाने वाले ख्वाजा अहमद अब्बास बैठे थे। दूसरी तरफ गुलाबी पगड़ी पहने मशहूर साहित्यकार भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा बैठी हुई थी। उस शादी में मौजूद धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती ने बताया, सच पूछिए तो साफा सबसे ज़्यादा सज रहा था। दाढ़ी बढ़ाए इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के सफ़ेद खादी के कुर्ते पायजामे पर अमिताभ जरीदार काम की रूपहली शेरवानी और सफ़ेद सिल्क का पायजामा पहने लाल पगड़ी बांधे सहरा बंधाने आए। जया के पिता मशहूर पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी ने वरपक्ष का स्वागत किया। जया के फिल्म इंस्टीट्यूट के साथी और मशहूर हास्य कलाकार असरानी फूल मालाएं लेकर हम बारातियों का स्वागत कर रहे थे। उसी दौरान मौसम की पहली बारिश हुई। किसी ने हंसकर कहा, जया ने बचपन में कभी कढ़ाई की खुरचन चाटी है, तभी तो ब्याह में पानी बरस रहा है। शादी के अगले ही दिन अमिताभ और जया अपने हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के अनुरोध पर बच्चन ने राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका मुकाबला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा से। उस चुनाव को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा बताती हैं, उस चुनाव में बच्चन अपना रोल नहीं बदल पाए। वो आखिर तक यही समझते रहे कि वो फिल्म स्टार हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में बंद कमरे से चुनाव लड़ा। उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई अजिताभ के हाथों में थी। उनका रोल होता था लोगों को भगाना। कुमकुम कहती है, सर्किट हाउस का गेट बंद रहता था, अमिताभ के कमरे का दरवाज़ा भी बंद रहता था। अजिताभ हर सुबह आकर ड्राइव वे पर जमा हुए पत्रकारों और लोगों को भगाने का काम करते थे। इसके विपरीत जब आप बहुगुणा के घर जाएं तो आपको हाथों हाथ लिया जाता था। चुनाव प्रचार में हर जगह अमिताभ रटे रटाए 5 या 6 वाक्य बोलते थे। उनको चुनाव की बारीकियों और गहमा गहमी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। शुरू में वो सरतिया चुनाव हार रहे थे। उनके पक्ष में हवा तब बदली जब जया चुनाव प्रचार में कूदी। उन्होंने भाभी, देवर और मुँह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी। मेरा तब भी मानना था और अब भी मानना है कि अगर जया चुनाव प्रचार में नहीं कूदी होती तो अमिताभ के लिए चुनाव जीतना टेढ़ी खीर होता। लेकिन अमिताभ और राजीव की ये दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और 1987 में अमिताभ ने इलाहाबाद की अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। जब कुमकुम चड्ढा से पूछा कि अमिताभ के इस फैसले के पीछे वजह क्या थी तो कुमकुम ने बताया, मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन लोगों का कहना है कि अमिताभ को यह बात बुरी लगी जब बॉफोर्स घोटाले में नाम आने पर राजीव ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा। मेरा मानना है कि राजीव निजी तौर पर भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनके करीबी लोगों के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। वैसे भी अमिताभ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनकी दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चलती। एक ज़माने में उनके भाई अजिताभ उनके सबसे करीब थे, लेकिन एक समय आया था कि उनसे उनकी बातचीत तक बंद हो गई। सोनिया उनको राखी बांधती थी, लेकिन उनसे भी उनकी बोलचाल बंद हो गई। अमर सिंह भी उनके खासम खास होते थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने उन्हें मुसीबतों से बाहर निकाला था, लेकिन आज अमर सिंह नहीं है, लेकिन अमर सिंह से भी उनकी नहीं बनी थी। कहा जाता है 70 के दशक के मध्य और पूरे 80 के दशक में अमिताभ की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। मई 1980 में वीर सांघवी ने इंडिया टुडे में लिखा था, दिन के किसी समय कम से कम 1 लाख लोग सिनेमा के पर्दे पर इस शख्स को गाते, नाचते और लड़ते हुए देखते। इस चुपे स्टार की मांग इस कदर है कि प्रोड्यूसरों को ये बता देने के बावजूद कि उन्हें 1983 से पहले कोई डेट नहीं मिल सकती, वो उनको साइन करने के लिए आतुर हैं। उनके लिए अमिताभ एक स्टार नहीं बल्कि एक उद्योग हैं। 1979 में फिल्म फेयर ने लिखा था कि अकेले मुंबई में 96 हेयर कटिंग सैलून हैं जिन पर बच्चन की तस्वीर पेंट की गई है। 80 की उम्र पार कर जाने के बावजूद बच्चन अभी भी हिंदी सिनेमा के स्तंभ हैं। जैसे जैसे वो और परिपक्व हुए हैं, उनके अभिनय में और निखार आया है। ये संयोग नहीं है कि उन्हें अभिनय के लिए मिले 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 3 60 साल की उम्र पार करने के बाद आए हैं। कहा जाता था कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से अधिक व्यवसाय करती थी,
यह भी कहा जाता था कि उनका पारिश्रमिक उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से कम 2 गुना होता था। 1991 में टाइम्स पत्रिका ने बच्चन के लिए एक वाक्य लिखा था कि बॉलीवुड फिल्म उद्योग में 1 से लेकर 10 स्थानों पर सिर्फ बच्चन ही काबिज हैं। प्रदीप चंद्र ने बताया था, बच्चन में एक बड़ी बात है, उनका पूरा लुक बहुत शिष्ट है। उनका कपड़े पहनने का और बात करने का तरीका और उनकी भाषा दूसरे फिल्म वालों से काफ़ी फ़र्क है। जावेद अख्तर ने भी बताया था कि उनका सेट पर वक्त से आना और दूसरे कलाकारों के साथ उनके बेहतरीन बर्ताव ने उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचाया। उनके पहले अभिनेता 12 बजे की जगह पर 4 बजे आते थे। कोई नशे में आता था, कोई चमचों की भीड़ लेकर आता था। अगर 7 बजे की शिफ्ट हो तो अमिताभ अपनी वैन में 6:30 बजे बैठ जाते थे। केतन देसाई ने भी बताया था कि एक बार जब वो सुबह 7 बजे शिफ्ट पर पहुंचे तो बच्चन अपनी वैन में पहले से ही बैठे हुए थे। हमें यह देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि सुपरस्टार हमसे पहले सेट पर पहुंचा हुआ था।